भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड तथा दया याचिकाओं के संदर्भ में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने पुरुषोत्तम दशरथ बोराटे बनाम भारत संघ 2019 मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें वर्ष 2007 के पुणे बीपीओ सामूहिक बलात्कार तथा हत्या के मामले में 2 दोषियों की मौत की सजा को अत्यधिक देरी के कारण 35 साल के आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। तो इसके बारे में एक सामान्य चर्चा हम लोग करते हैं। जानते हैं कि मृत्युदंड और दया याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश क्या हैं, उन पर भी बात करेंगे, जानेंगे। मृत्युदंड और दया याचिका क्या है, इसे भी हम लोग देखेंगे। और मृत्युदंड और दया याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश क्या निहितार्थ हैं, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। और मृत्युदंड पर सर्वोच्च न्यायालय के क्या फैसले हैं, उन्हें भी देखेंगे हम लोग। और अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 का भी उल्लेख होता रहता है, इसकी चर्चा होती रहती है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत आपको लोगों को दिखाई दे रहा है। तो मृत्युदंड और दया याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश क्या है? समर्पित केंद्रों की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे दया याचिकाओं को कुशलतापूर्वक एवं निर्धारित समय सीमा के अंदर निपटाने के लिए अपने गृह या फिर जेल विभागों में समर्पित केंद्रों की स्थापना करें। इन केंद्रों का प्रबंधन एक नामित अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए और जिनके संपर्क विवरण सभी जेलों के साथ साझा हो तथा विधि या फिर न्याय विभाग के एक अधिकारी द्वारा विधिक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जानकारी साझा करना। जेल प्राधिकारियों को दया याचिकाओं एवं इससे संबंधित विवरण जैसे कि दोषी की पृष्ठभूमि, कारावास का इतिहास एवं कानूनी दस्तावेज को समर्पित केंद्रों को भेजना चाहिए। और इनके द्वारा पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर, सुनवाई संबंधी साक्ष्य एवं न्यायालय के फैसले भी समर्पित केंद्रों के अधिकारी और गृह विभाग के सचिव को भेजने चाहिए। दया याचिकाओं को अनावश्यक विलंब के बिना आगे की कार्यवाही हेतु तुरंत राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति सचिवालय भेजा जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक संचार। तो कार्य कुशलता बढ़ाने के क्रम में गोपनीयता की आवश्यकता वाले मामलों को छोड़कर सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईमेल माध्यम से किए जाने चाहिए। मृत्युदंड से संबंधित मामलों का रिकॉर्ड रखना। सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड से संबंधित मामलों का रिकॉर्ड रखना चाहिए और उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त होने पर उन्हें शीघ्रता से वाद सूची में सूचीबद्ध करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपील, समीक्षा याचिका या फिर दया याचिका सहित किसी भी लंबित विधिक उपचार की स्थिति का पता लगाने के लिए राज्य लोक अभियोजकों या फिर जांच एजेंसियों को नोटिस जारी किया जाना चाहिए। निष्पादन वारंट प्रोटोकॉल। निष्पादन वारंट जारी करने एवं उसके क्रियान्वयन के बीच अनिवार्य रूप से 15 दिन का अंतराल होना चाहिए। दोषियों को विधिक प्रतिनिधित्व के उनके अधिकार के बारे में सूचित किए जाने के साथ वारंट एवं इसे जारी करने के आदेश की प्रतियां तुरंत उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यदि दोषी द्वारा वारंट को चुनौती देने का अनुरोध किया जाता है तो उसे शीघ्र ही विधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। राज्य सरकार की जिम्मेदारी। तो मृत्युदंड अंतिम एवं परिवर्तनीय हो जाने के बाद राज्य सरकार को निष्पादन वारंट हेतु आवेदन करना चाहिए। और देखिए, इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस, तो मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर, सिलेबस और पैटर्न उठाकर जरूर आप लोग देखा करिएगा। अब बात आती है कि मृत्युदंड और दया याचिका क्या है। तो इससे आप देखिए, परिचय की बात करें तो इसे प्राण दंड भी कहा जाता है। मृत्युदंड को यह भारतीय न्यायपालिका का सबसे गुरुतर दंड है और इसमें किसी व्यक्ति को उसके द्वारा कारित गंभीर अपराधों के दंड के रूप में राज्य द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है। मौत की सजा की बात हो रही है। मृत्युदंड का विधिक ढांचा। तो भारत में मृत्युदंड भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 तथा और अन्य विधिक विधियों के विभिन्न प्रावधानों द्वारा शासित है। BNS भारतीय दंड संहिता का स्थान लेता है। बलात्संग से मृत्यु धारा 66 और नाबालिगों के साथ सामूहिक बलात्संग धारा 72 और पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड धारा 71 आदि अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में मृत्युदंड के साथ साथ आजीवन कारावास और कारावास जैसे अन्य दंडों का प्रावधान है। मृत्युदंड वाले विशिष्ट अपराधों में हत्या धारा 302, आतंकवाद विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA, स्वापक औषधि और मनाह प्रभावी पदार्थ अधिनियम
1985 के तहत स्वापक औषधियों की तस्करी से संबंधित विशेष अपराध शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। भारतीय संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से मृत्यु दंड को असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया है। हालांकि जैसा कि बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में रेखांकित किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों के लिए 5 श्रेणियां निर्धारित की हैं, जिनमें क्रूर हत्या, दुराचारी आश्रय और बड़े पैमाने के अपराध शामिल हैं, जिनमें मृत्यु दंड दिया जाता है। दया याचिका, यह मृत्यु दंड या कारावास की सजा पाए किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसा भी मामला हो से दया की मांग करते हुए किया गया औपचारिक अनुरोध है। यानी किसी को आप देखते हैं कि कोई सजा मिली हुई है, वो राष्ट्रपति से या राज्यपाल से क्षमा की दया याचिका कर सकता है। संवैधानिक ढांचा, तो भारत में संवैधानिक ढांचे के अनुसार राष्ट्रपति के पास दया याचिका एक दोषी का अंतिम संवैधानिक उपाय है, और जिसका अनुरोध वह दोषी तब कर सकता है जब उसे किसी न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है। एक दोषी भारत के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत कर सकता है, और इस प्रकार भारत के संविधान अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति राज्यों के राज्यपाल को प्रदान की गई है। ये आप देखिए अनुच्छेद 72 है, यह अनुच्छेद 161 है। पहले 72 को देख लीजिए। राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा, उसका विलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। और उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है। अब राज्यपाल को देख लीजिए 161 के तहत इसमें प्रावधान किया गया किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका विलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश में निलंबन, परिहार या फिर लघुकरण की शक्ति होगी। और 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि किसी राज्य का राज्यपाल मृत्युदंड की सजा पाए कैदियों सहित अन्य कैदियों को न्यूनतम 14 वर्ष के कारावास की सजा पूरी करने से पहले भी क्षमा कर सकता है। बात आती है मृत्युदंड और दया याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के क्या निहितार्थ हैं। देरी में कमी, तो दया याचिकाओं पर कार्रवाई के लिए समर्पित प्रकोष्ठों की स्थापना और एक संचरित दृष्टिकोण से देरी कम होगी और जिससे समय पर समाधान सुनिश्चित होगा। सत्र न्यायालयों द्वारा मामलों की नियमित निगरानी तथा शीघ्र सूचीबद्धता में से प्रक्रिया में तेजी आएगी। उदाहरण के लिए मुकेश सिंह बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली 2017 में, जिसमें निर्भया बलात्कार मामले के रूप में भी जाना जाता है, में निर्भया के दोषियों की फांसी में कई दया याचिकाओं और कानूनी चुनौतियों के कारण देरी हुई थी। बड़ी हुई जवाबदेही, विभिन्न विभागों के लिए नामित अधिकारी और स्पष्ट जिम्मेदारियां पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेंगी और जिससे मामलों तथा याचिकाओं की प्रगति पर नजर रखना आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए शत्रुघ्न चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2014 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दया याचिकाओं पर निर्णय लेने में अत्यधिक विलंब के कारण न्यायालय मौत की सजा को कम कर सकता है। क्या कर सकता है? कम कर सकता है। कानूनी सहायता और मानवाधिकार दिशा निर्देश यह सुनिश्चित करते हैं कि दोषियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाए, उन्हें कानूनी सहायता प्रदान की जाए, अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्षता और संवैधानिक सुरक्षा को बनाए रखा जाए, वे मृत्युदंड पर विकसित हो रहे न्याय शास्त्र के अनुरूप हैं और दुर्लभतम मामलों और दंड को कम करने वाले कारकों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। मजबूत न्यायिक निगरानी, सत्र न्यायालयों को रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए और मृत्युदंड के मामलों को समय पर सूचीबद्ध करना सुनिश्चित करना चाहिए और नियमित न्यायिक समीक्षा तथा राष्ट्रपति के साथ समन्वय न्याय की विफलताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए बात आती है कि मृत्युदंड पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले क्या है, ये भी जान लीजिए आप लोग। तो बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केवल दुर्लभतम मामलों में ही मृत्युदंड देने का सिद्धांत स्थापित किया। इसमें इस कथन का तात्पर्य है कि मृत्युदंड केवल तभी दिया जाना चाहिए जब अपराध की गंभीर प्रकृति के कारण आजीवन कारावास की वैकल्पिक सजा अपर्याप्त समझी जाए। जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन में से वंचित करना संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है यदि ऐसा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। तो ये जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बाद 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन से वंचित करना संवैधानिक रूप से अनुमेय है यदि यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जाता है। इस प्रकार सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत कानूनी रूप से स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार मुकदमे के बाद की सुनाई गई मौत की सजा अनुच्छेद 21 के तहत असंवैधानिक नहीं है।
ये राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बाद 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि एक व्यक्ति का आपराधिक कृत्य योजनाबद्ध एवं खतरनाक तरीके से सामाजिक सुरक्षा के को खतरे में डालता है तो उसके मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। माझी सिंह माछी माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य बाद 1983 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी मामले को दुर्लभतम मामले की श्रेणी में शामिल करने अथवा ना करने हेतु अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक कहानी है किसकी, सजा, मृत्युदंड और दया याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश की। मेरे लिए कोई आपका सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।